नमस्कार साथियों, आप लोगों का फिर से स्वागत है इसमें। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम क्लास 4 लेकर आए हुए हैं साइंस की, जो रिप्रोडक्शन की है, जन्म की है, वो क्लास 4 है। और इस क्लास 4 में जबकि मैंने क्लास 3 में आप लोगों को पढ़ाया ही है, समझाया भी है कि उसमें क्या क्या पढ़ाया जा चुका था। जैसे कि पुष्प के चारों भाग में 2 भाग पढ़ाए जा चुके हैं, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। ठीक है, तो अब उसके बाद हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पुंकेसर। बाह्य दलपुंज और दलपुंज के बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? पुंकेसर। उम्मीद है कि आप लोगों को जो पिछला अध्याय था वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और ये भी अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? पुंकेसर। पुंकेसर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। इसे बोलते हैं नर जननांग। इसे क्या बोलते हैं? नर जननांग। पुंकेसर को ही क्या बोला जाता है? नर जनन अंग। इसे क्या बोला जाता है? नर जनन अंग। ठीक है, फूलों में क्या होता है? पुंकेसर, जिसे क्या बोलते हैं? नर जनन अंग। इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर क्या पाया जाता है? तो धागे जैसी संरचना पाई जाती है। धागा। अभी इसके पिछले चैप्टर में आपको धागे जैसी संरचना बताया था, तंतु। क्या बोलते हैं इसको? तंतु। जो धागे जैसी संरचना होती है, इसके अंदर क्या पाया जाता है? धागा जैसी संरचनाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? संरचनाएं पाई जाती है। संरचनाएं पाई जाती है। सब क्लियर हुआ यहाँ तक? ये पुंकेसर क्या होता है? यह एक फूल का नर जननांग होता है। पुष्प का क्या होता है? नर जननांग होता है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है? धागा। एक धागा या धागा जैसी संरचनाएं पाई जाती है। और इसका ऊपरी भाग क्या रहता है? जो ऊपरी भाग, पुंकेसर का ऊपरी भाग रहता है, कैसा रहता है? फूला हुआ रहता है। कैसा रहता है? फूला हुआ रहता है, जो हम आपको अभी फिगर में बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, कैसा रहता है? फूला हुआ रहता है। उस फूले हुए भाग में क्या रहता है? जो फूला हुआ भाग रहता है उसमें क्या रहता है? पराग। उस फूले हुए भाग को पहले कहते क्या हैं? उस फूले हुए भाग को क्या कहते हैं? इस फूले हुए भाग को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है इस फूले हुए भाग को? तो पराग कोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस फूले हुए भाग को? क्या कहा जाता है? पराग कोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गड़बड़ी हो जा रहा है। पराग कोश कहा जाता है। ठीक है, थोड़ी सी गलती जाए, शब्दों को ध्यान दीजिएगा। पुंकेसर जो होता है, उसके ऊपरी भाग क्या होता है? फूला हुआ होता है। उस फूले हुए भाग को क्या कहते हैं हम लोग? पराग कोश कहते हैं। और उसी पराग कोश में क्या होता है? पराग कण पाया जाता है। पराग कण पाया जाता है। ठीक है, ऊपरी भाग जो होता है पुंकेसर का, वो फूला हुआ रहता है। और उसी पराग, उसमें क्या, उसे क्या बोलते हैं? पराग कोश कहते हैं। और उसी पराग कोश में क्या पाया जाता है? पराग कण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पराग कण पाया जाता है। और यही पराग कण क्या करता है? निषेचन की मुख्य भूमिका निभाता है। ये पराग कण क्या करता है? निषेचन की मुख्य भूमिका निभाता है। निषेचन की क्या करता है? मुख्य भूमिका निभाता है। मुख्य भूमिका निभाता है। क्या करता है? निषेचन की मुख्य भूमिका कौन निभाता है? तो पराग कण निभाता है। और पराग कण कहाँ उपस्थित रहता है? पराग कोश में। अब पराग कोश कहाँ को क्या बोलते हैं? जो फूला हुआ ऊपरी भाग रहता है, इसको इंग्लिश में फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, समझ आएगा आप मेरी?
परागकण। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए ठीक है। और पहली बात तो ये जान लो कि जो पुंकेसर होता है, ये तो समझ में आ गया। पुंकेसर होता है नर जनन अंग होता है, और ये इसके अंदर क्या होता है, धागा जैसी संरचनाएं पाई जाती है, और इसका ऊपरी भाग होता है फूला हुआ रहता है, और फूले हुए भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? पराग कोष कहते हैं। और इसी पराग कोष में क्या पाया जाता है? हमारा पराग कण पाया जाता है, जो निषेचन की क्या करता है? मुख्य भूमिका निभाता है। निषेचन की मुख्य भूमिका निभाता है। और ये भी जान लो कि फूल खिलने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या चाहिए हमको? फास्फोरस। फूल खिलने के लिए ये नोट्स में लिख लेना आप लोग। नोट्स में लिख लेना इस नीचे कि फास्फोरस अगर न रहे तो फूल नहीं खिल सकता। ठीक है, फूल नहीं खिल सकता अच्छे से। ठीक है, तो फास्फोरस की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल होती है हमारे फूल खिलने में। ठीक है, बातें आपको समझ में आ गई? ठीक, आप लोग तो समझ में आ गया कि ऊपरी भाग क्या होता है? फूला हुआ होता है, जिसे हम पराग कोष कहते हैं। अब पराग कोष में क्या पाया जाता है? पराग कण पाया जाता है, जो निषेचन की मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो एक चीज इतनी ऐसी परागण, परागण, परागण। ठीक है, परागण इसे बोलते हैं इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। परागण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला एक स्वपरागण, स्वपरागण, और दूसरा होता है परपरागण। पहला होता है स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। स्वपरागण का मतलब क्या होता है? कि जो स्वयं में परागण हो जाए, जो स्वयं में क्या होता है? निषेचन हो जाए। एक ही फूल में निषेचन हो जाना, मतलब एक ही पुष्प में निषेचन हो जाना। निषेचन हो जाना क्या कहलाता है? स्वपरागण। एक ही फूल है, जैसे गुड़हल हो गया, सरसों हो गया, ये सब में क्या होता है? उसी में निषेचन हो जाता है। ठीक है, उसी में निषेचन, क्योंकि उसमें एंड्रोसियम गाइनोसियम सब पाया जाता है। अब परपरागण मतलब कि परपरागण मतलब समझ रहे हो? इसमें जो परागण होता है, इसमें परागण जो होता है वो क्या होता है? दूसरे माध्यम में होता है। क्या होता है? दूसरे माध्यम से होता है। क्या होता है? इसमें परागण दूसरे माध्यम से होता है। इसमें पुंकेसर स्थित केसर एक में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे पुंकेसर रहेगा, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा? एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ेगा निषेचन के लिए। ठीक है, जैसे नारियल हो गया, नारियल में क्या होता है? जल के माध्यम से होता है। हाँ, इसकी बहुत सारी विधियां हैं, परपरागण की बहुत सारी विधियां हैं। जैसे कीट द्वारा, आप लोगों ने कभी मूवी में देखा है, कभी कभी कुछ ऐसे देखते हैं जैसे कुछ सफेद सफेद उड़ता आता है, बहुत दूर तक उड़ता हुआ चला जाता है। हाँ, वो क्या होता है? परपरागण होता है। कीट द्वारा होता है, और किसके द्वारा? जल द्वारा होता है। जल द्वारा, ऋतु द्वारा। ऋतु में क्या होते हैं? फूल कभी कभी उड़कर दूसरे स्थान चले जाते हैं। पक्षियों द्वारा, उनके पंखों में चिपक जाते हैं दाने, उनके पैरों में चिपक कर चले जाते हैं। जानवरों द्वारा, हाथी होती, गाय भैंस नहा रही है, एक तालाब से दूसरे तालाब में जा रही है, इस तरीके से। इसे क्या बोलते हैं? परपरागण। अब परपरागण कहा जाता है कि जितनी अधिक दूर से होता है। ये क्या होता है? जितनी दूर से होता है, जितनी अधिक दूर से होता है। क्या होता है? जितनी अधिक दूर से होता है, दूर से होता है
उतना अच्छा माना जाता है। उतना क्या माना जाता है? उतना अच्छा माना जाता है। उतना अच्छा माना जाता है। ठीक है, आप लोग समझ में आ गया? आप लोग समझ में आ गया कि परागण, ठीक है, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं समझा दे रहा हूँ। परागण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण एक ही पुष्प में निषेचन हो जाना, यानी किसे बोलते हैं? स्वपरागण करते हैं। परपरागण यानी इसमें परपरागण, इसमें परागण दूसरे माध्यम से होता है। ठीक है, जैसे दूसरे के माध्यम से, जैसे किसी कीट द्वारा हो जाता है, जल द्वारा हो जाता है, ऋतुओं द्वारा हो जाता है, पक्षियों द्वारा हो जाता है, जानवरों द्वारा, तो किसी दूसरे माध्यम से हो रहा है ना, तो इसे बोलते हैं परपरागण। और परपरागण जितने अधिक दूर से होता है उतना अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो आइए पुंकेसर के हम चित्र को बना देते हैं। और फूल खिलने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो हमारा देखा जाए रासायनिक पदार्थ, तो वो फास्फोरस होता है। ठीक है, आइए फिगर को बना दे रहे हैं। फिगर देखिएगा। हमारा परागण रहता है। सॉरी, यहाँ पे क्या लिखे हैं? परागकण क्या रहता है? परागकण। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? पराग कोश हो गया। अब पराग कोश में क्या होता है? पराग कण उपस्थित रहता है। इसी पराग कोश में क्या उपस्थित रहता है? पराग कण। पराग कण जो क्या करता है? निषेचन की मुख्य भूमिका निभाता है। इसी को क्या बोलते हैं? पुंकेसर। इसे क्या बोलते हैं? पुंकेसर। इसके साथ ले लीजिए। ठीक है, मैं आगे क्लास में पढ़ाऊं, उसके बाद ये समझ में आएगा आप लोगों को। चलो ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्त्री केसर। ठीक है, गाइनोसियम, जिसे बोलते हैं मादा जनन तंत्र या जनन अंग। ठीक है, ओके। तो दोस्तों, मैंने अभी बोर्ड को साफ कर दिया है और मैंने एक फिगर पहले से बना दिया ताकि आप लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि फिगर के माध्यम से मैं लिखता जाऊंगा और बताता जाऊंगा। अब गाइनोसियम तो खत्म हो गया, पुंकेसर खत्म हो गया। पुंकेसर तो बातें समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, तो अब क्या पढ़ते हैं हम लोग? स्त्री केसर। यह पुष्प का क्या होता है? यह पुष्प का क्या होता है? यह पुष्प का मादा जनन अंग होता है। मादा जनन अंग होता है। क्या होता है? पुष्प का मादा जनन अंग होता है। बात समझ में आई? ये क्या होता है? पुष्प का मादा जनन अंग होता है। और इसमें कितने भाग पाए जाते हैं? इसमें 3 भाग पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं? 3 भाग पाए जाते हैं। तो चलो ठीक है, कौन कौन से भाग पाए जाते हैं? 3 भाग। पहला क्या हो गया? अंडाशय। अंडाशय। दूसरा भाग क्या हो गया? दूसरा भाग क्या हो गया? वर्तिका। तीसरा क्या भाग हो गया? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। 3 भाग समझ में आ गया? अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ओवरी स्टाइल स्टिग्मा। ये देखो अंडाशय, देखो ये समझ में। ये देखो क्या है हमारा? वर्तिकाग्र। क्या होता है? वर्तिकाग्र। ये बीच में क्या होता है? पाइप के समान दिखने वाला क्या होता है? वर्तिका। और ये अंडे के समान, ये तो फूला हुआ है, अंडे के समान, इसे बोलते हैं अंडाशय। ये क्या है? सबसे ऊपरी भाग है। सबसे ऊपरी भाग, ऊपरी भाग है, प्यालीनुमा भाग है। ठीक है, और वर्तिका की संरचना कैसी है?
नली जैसी संरचना, नली जैसी संरचना है। कैसी जैसी है? नली जैसी संरचना है। देख रहे हो, नली कीप के करके यहाँ गई है, कुप्पी छोटी सी बन गई, वर्तिका ऊपरी भाग के साथ। ऊपरी भाग को क्या करते हैं? वर्तिका। निचली भाग को क्या करते हैं? वर्तिका। और अंडाशय ये कैसा होता है? ये फूला हुआ भाग रहता है, फूला हुआ भाग। इसी में क्या होता है? निषेचन होता है। इसी में क्या होता है? अंडाशय में ही निषेचन होता है। ये हमारा क्या हो गया? स्त्री केसर का फिगर हो गया। ये किसका फिगर हो गया? हमारा स्त्री केसर का फिगर हो गया। ठीक है। और देखो नीचे लिखा गया है पुष्पासन। पुष्पासन, इस पे जो पुष्प होते हैं उसके सभी भाग, ठीक है, क्या होते हैं? इसके पुष्प के सभी भाग, पुष्प के सभी भाग कहां होते हैं? इसी आसन पर, इसी आसन पर, आसन पर टिके रहते हैं। कहाँ रहते हैं? टिके रहते हैं, जिसे हम पुष्पासन कहते हैं। पुष्प आसन यानी पुष्प का आसन। ठीक है। तो सीधा सीधा कहने का अर्थ है कि पुष्प के सभी भाग इसी आसन पर टिके रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पुष्पासन। तो बात समझ में आ गई? स्त्री केसर। स्त्री केसर यह पुष्प का मादा जनन अंग होता है और इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ठीक है। जिसे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, इसको बोलते हैं ओवरी। तो जो हमारा अंडाशय होता है, अरे स्टिग्मा समझ लेते हैं। स्टिग्मा क्या होता है? हमारा सबसे ऊपरी भाग होता है। फिर उसका नली के आकार की संरचना जो होती है उसकी बोलते हैं स्टाइल या वर्तिकाग्र बोलते हैं। ठीक है। ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? वर्तिका। बीच वाली भाग जो पाइप के अनुसार होती है वर्तिका कहते हैं। नली जैसी संरचना होती है। और अंडे जैसी संरचना जिसको फूला हुआ भाग रहता है, जिसमें क्या होता है? निषेचन होता है। इसी अंडाशय में क्या होता है? फल का निर्माण होता है। तो अंडाशय ये फूला हुआ भाग होता है। और पुष्प के जितने भाग होते हैं, ठीक है, आपके कैलिक्स, करोला, रोसियम, गाइनोसियम, जितने भाग होते हैं, ठीक है, ये किस पे टिके रहते हैं? पुष्पासन पर टिके रहते हैं। ठीक है। बाह्यदल पुंज, दल पुंज, पुंकेसर, स्त्री केसर किस पे टिके रहते हैं? इसी पुष्पासन पर टिके रहते हैं। ठीक है। बात समझ में आई? इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। कल से हम फर्टिलाइजेशन, पुष्प के फर्टिलाइजेशन के बारे में, देखिए समझ तो सब कुछ चुके हैं, बस थोड़ा सा हमें बताना होगा। एक फिगर के माध्यम से बताएंगे, पूरा पुष्प बना करके। ठीक है। उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो क्लास को अच्छे तरीके से देखिएगा। जहाँ से नहीं समझ में आएगा वहाँ बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, हम उसको अच्छे से समझा देंगे। उम्मीद है कि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होगी। उसके लिए थैंक यू। जय हिंद।